Today I'm going to discuss about the cancer critical genes. Now there are two type of cancer critical genes. First are the tumor suppressor gene and second category is the proto-oncogene. Now जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं ये वो जीन्स हैं जो कि सेल साइकिल की रेगुलेशन में यूज होते हैं और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं ये ट्यूमर की फॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं ड्यूरिंग द सेल साइकिल। अब जो ट्यूमर की फॉर्मेशन है ये किन केसेस में होती है, एक तो जब भी डीएनए में कोई डैमेज हो और डीएनए में डैमेज के साथ ही जो सेल है ये डिवीजन में चला जाए तो उस केस में भी ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एनी टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रेस, इन केसेस में भी ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये एक्टिवेट होते हैं और सेल साइकिल को वहीं अरेस्ट कर देते हैं और अगर कोई भी डैमेज जो है ये रिपेयरेबल है तो इसकी रिपेयर होती है, नहीं तो जो सेल है ये एपिटोसिस में चला जाएगा, मींस इसकी कोई भी डिवीजन नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई ये जो है ये ट्यूमर की फॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं, सो इनको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोला जाता है। एंड सेकेंड कैटेगरी इज प्रोटोऑन्कोजीन। नाउ जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं ये वो जीन्स हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। नाउ जब भी प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन होती है तो ये ऑन्कोजीन्स इनको हम बोलते हैं और जो ऑन्कोजीन्स हैं इनमें हाई पोटेंशियल होता है या हाई रिस्क होता है कि ये कैंसर कॉज करें। तो ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है ये एक अलग टॉपिक है, ये आता है कैंसर बायोलॉजी में। लेकिन अगर हम ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को देखें तो ये सेल साइकिल रेगुलेशन में आते हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। नाउ जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है इनकी एग्जांपल है P53, RB विच इज आल्सो कॉल्ड द रेटिनोब्लास्टोमा, उसके बाद BRCA1 एंड BRCA2 ये ब्रेस्ट कैंसर की फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटोऑन्कोजीन है इसमें एग्जांपल्स हैं RAS एंड RAF। और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है इनमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितना भी सेल साइकिल की रेगुलेशन है इनको कंट्रोल करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर सेल साइकिल में कोई भी कहीं भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये उसको रिपेयर करते हैं या फिर सेल को एपिटोसिस में भेजते हैं। तो अगर यहाँ पे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है इनका फंक्शन खत्म हो जाए तो इसे हम बोलते हैं लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन। तो अगर यहाँ पे लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन होती है तो ये ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये सेल को जो है एपिटोसिस में नहीं भेज पाएंगे और उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और जब एक एबनॉर्मल सेल जो है ये डिवीजन में जाता है तो यहाँ पे ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। अगर हम प्रोटोऑन्कोजीन्स में देखें तो यहाँ पे जो गेन इन फंक्शन म्यूटेशन है, मींस जो ऑन्कोजीन्स हैं या प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं जब इनका फंक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं गेन इन फंक्शन म्यूटेशन और इस केस में ये ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं इसमें एग्जांपल है आपकी P53 और जो P53 है इट इज अ डोमिनेंट म्यूटेंट। इसका क्या मतलब है? डोमिनेंट म्यूटेंट का मतलब है कि सपोज ये बहुत सारे P53 जीन्स हैं और इनमें से एक में जो म्यूटेशन है बाकी नॉर्मल है, तो ये जो म्यूटेशन है ये एक डोमिनेंट म्यूटेशन है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी जीन्स हैं जो नॉर्मल जीन्स हैं ये भी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे और जो म्यूटेंट है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं डोमिनेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन या डोमिनेंट म्यूटेंट। और अगर हम आरबी देखें तो आरबी इज अ रेटिनोब्लास्टोमा। तो जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन में म्यूटेशन है ये एक रिसेसिव म्यूटेंट है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे दो आरबी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इन केस एक आरबी में म्यूटेशन है और जो दूसरा है ये वाइल्ड टाइप है या फिर नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो म्यूटेंट है ये तो म्यूटेंट ही रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल है ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा, मींस इसकी म्यूटेशन को ये ओवरकम करेगा। मतलब इस जो म्यूटेंट जीन है ये रिसेसिव है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जो वाइल्ड टाइप का है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो म्यूटेंट जीन है इसकी एक्टिविटी सप्रेस हो रही है बाय द वाइल्ड टाइप और नॉर्मल जीन। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं रिसेसिव म्यूटेशन और रिसेसिव म्यूटेंट। सो आरबी एक रिसेसिव म्यूटेंट है और P53 एक डोमिनेंट म्यूटेंट है। और अगर हम प्रोटोऑन्कोजीन्स में देखें तो इसमें क्या है? डोमिनेंट म्यूटेशन। मतलब अगर एक जीन में म्यूटेशन है तो अब जितने भी इस जीन के साथ रिलेटेड जीन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम रैस ले लें, तो रैस में अगर एक में म्यूटेशन है और बाकी नॉर्मल है तो यहाँ पे जो म्यूटेशन है ये डोमिनेंट है, मींस ये अपना म्यूटेंट जीन जो है ये ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंट है, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो नॉर्मल जीन्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये सप्रेस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटोऑन्कोजीन। नाउ अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन विच इंक्लूड द P53 एंड आरबी। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे P53। जो P53 है जब भी इसमें म्यूटेशन होती है या फिर जब भी इसका फंक्शन जो है ये खत्म होता है
तो इसके साथ जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स हैं ये अबॉलिश हो जाते हैं। अब ये सेल साइकिल है और इसके डिफरेंट जो फेजेस हैं इसमें डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स होते हैं, और ये जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स हैं इनको असिस्ट कौन करता है, इनको असिस्ट करता है p53। तो जब भी अगर p53 में म्यूटेशन होगी या फिर इसका फंक्शन खत्म हो जाएगा, फंक्शन लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, तो इन चेक पॉइंट्स पे जो डीएनए की है कोई भी रिपेयर नहीं होगी और जो सेल है ये डिफेक्टेड डीएनए के साथ ही आगे डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है अल्टीमेटली ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे p53 प्रेजेंट है हर एक डीएनए डैमेज चेक पॉइंट पे, तो ये अगर कोई किसी भी फेज में डीएनए डैमेज है तो ये उसी फेज में जो सेल साइकिल है इसको अरेस्ट कर देगा, और जो p53 है ये या तो डीएनए को रिपेयर करेगा, और अगर वो इररिपेरेबल टास्क है तो जो सेल है ये एपिटोसिस में चला जाएगा। सो p53 इज अ इंपॉर्टेंट जीन। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो 50% ऑफ कैंसर की डेवलपमेंट जो है ये p53 में म्यूटेशन की वजह से या फिर इसके फंक्शनल लॉस की वजह से होती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन है जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल साइकिल में जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स हैं इनको रेगुलेट करता है। So this is about the main function of p53. Now जो p53 है ये एक बहुत सारे प्रोटीन्स को एनकोड करता है और ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है। उसके बाद जो p53 है इसकी फंक्शनल फॉर्म होती है होमोटेट्रामर। होमो का मतलब है सेम और टेट्रामर का मतलब है 4 सब यूनिट्स। तो यहाँ पे सेम तरह के 4 सब यूनिट्स जब जुड़ते हैं तो ये एक फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म ऑफ p53। तो जो p53 है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है होमोटेट्रामर की फॉर्म में। ना उसके बाद ये एनकोड करता है बहुत सारे प्रोटीन्स को या फिर पॉलीपेप्टाइड्स को जो कि हेल्प करते हैं इन द डीएनए रिपेयर। और सेकेंडली द सेल साइकिल अरेस्ट, ये सेल साइकिल को अरेस्ट करता है जहां पे भी कोई डीएनए डैमेज हो या फिर कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या कोई भी कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में ये सेल साइकिल को अरेस्ट करता है और जो भी एबनॉर्मेलिटी है उसको रिपेयर करता है, और अगर वो इररिपेरेबल है तो ये जो है ये एपिटोसिस करेगा। नाउ इसके बाद ये एक डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन है, जो भी p53 में म्यूटेशन होती है ये डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन है। सपोज ये एक वाइल्ड टाइप का जीन है p53 और ये म्यूटेंट है p53 का। नाउ हमने देखा था कि जो p53 है ये होमोटेट्रामर की फॉर्म में काम करते हैं, मींस 4 सब यूनिट्स जुड़ते हैं फिर जाके ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो होमोटेट्रामर है इसमें सभी वाइल्ड टाइप के p53 हैं। उसके बाद जो सेकंड होमोटेट्रामर है इसमें जो 3 है ये नॉर्मल होंगे और जो एक सब यूनिट है ये म्यूटेंट है। उसके बाद अगर हम थर्ड केस में देखें तो यहाँ पे 2 जो हैं ये नॉर्मल हैं और 2 सब यूनिट्स जो हैं ये म्यूटेंट हैं। और फोर्थ केस में क्या है कि जो 3 है ये म्यूटेंट हैं और जो 1 है ये नॉर्मल है। और फिफ्थ केस में क्या होता है कि जो सभी के सभी हैं ये म्यूटेंट हैं। नाउ अभी हमने देखा कि जो p53 है ये एक डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन है। तो इसका क्या मतलब है, ये नॉर्मल है बिल्कुल और इसमें एक म्यूटेंट है, इसमें 2 म्यूटेंट्स हैं, इसमें 3 और इसमें सभी म्यूटेंट्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक म्यूटेंट भी प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल जो p53 है इनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो म्यूटेंट की एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जो वाइल्ड टाइप की एक्टिविटी है ये सप्रेस हो जाएगी। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम बोलते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। तो जब भी इसमें म्यूटेशन होती है तो जो नॉर्मल p53 का सब यूनिट है ये इसके फंक्शन को सप्रेस करता है, मींस जो म्यूटेंट है ये डोमिनेंट टाइप का होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे p53 जो है ये किन केसेस में एक्टिवेट होता है। तो जो p53 है ये सेलुलर स्ट्रेस की कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, जैसे कि ड्यूरिंग द डिसफंक्शनिंग ऑफ माइटोटिक अपरेटस, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ड्यूरिंग डीएनए डैमेज, टीलोमेयर इरोजनिंग और डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रेस। जब इस टाइप का इन 5 तरह का सेलुलर स्ट्रेस हो तो उस केस में क्या होता है कि जो p53 है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। नाउ यहाँ पे जो MDM2 है ये एक यूबिक्यूटिन लाइगेज है और ये p53 के साथ बाइंड करता है और इसको डिग्रेड करता है। तो नॉर्मली जो p53 का लेवल है ये बहुत कम रहता है सेल में, लेकिन जब भी यहाँ पे कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है या किसी भी तरह का सेलुलर स्ट्रेस होता है तो इस केस में क्या होता है कि जो p53 है इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है
और ये सेपरेट हो जाता है MDM2 से। नाउ जब P53 की यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ये रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंट सेलुलर स्ट्रेस कंडीशंस को। जैसे कि अगर यहाँ पे डिसफंक्शनिंग हो रही है माइटोसिस अपरेटस की, तो इस केस में जो P53 है ये सेल साइकिल को अरेस्ट करता है एट द G1 स्टेज। उसके बाद सेकेंडली अगर यहाँ पे कोई किसी भी टाइप का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो इस केस में ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस प्रोवाइड करेगा सेल को। थर्ड, अगर कोई भी डीएनए डैमेज है तो जो डीएनए डैमेज है इसकी रिपेयर होगी। फोर्थ, अगर कोई भी टीलोमियर इरोजनिंग है तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो P53 है ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है। नाउ सेनेसेंस क्या है? सेनेसेंस का मतलब है कि जब कोई भी सेल जो है इसकी प्रोलिफरेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, मींस ये आगे डिवीजन में एंटर नहीं कर सकता, तो इसे हम बोलते हैं सेनेसेंस। अब जो सेनेसेंस है इसमें क्या होता है कि जो सेल साइकिल है ये एक फेज में अरेस्ट हो जाता है, और ये जो सेल साइकिल का अरेस्ट है ये इरिवर्सिबल होता है। मींस जो सेल यहाँ पे अरेस्ट में आ गया ये दोबारा डिवीजन प्रोसेस में एंटर नहीं करेगा, तो इस तरह के अरेस्ट को हम बोलते हैं सेनेसेंस। नाउ जो सेनेसेंस है अगर हम इसकी एग्जांपल देखें डेली लाइफ में, तो ह्यूमंस में जब एजिंग होती है तो सेल्स में सेनेसेंस डेवलप होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं रिंकल फॉर्मेशन और सेकेंडली वीक आई साइट एंड हियरिंग इनएबिलिटी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेनेसेंस। लेकिन यहाँ पे हम सेनेसेंस को देख रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेशन में। तो जब सेल साइकिल की रेगुलेशन होती है तो यहाँ पे टीलोमेयर इरोजनिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में जो P53 है ये सेल में सेनेसेंस डेवलप करता है या सेनेसेंस प्रमोट करता है। नाउ लास्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रेस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो P53 है ये एपिटोसिस को प्रमोट करता है। एपिटोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मींस जब भी हमारी बॉडी के सेल्स में कोई भी डिफेक्ट है या फिर वो चाहे किसी भी तरह की डैमेज है जो कि इरिपेरेबल है, तो इस केस में क्या करता है कि जो P53 है ये सेल को एपिटोसिस में लेके जाता है। मींस जो सेल है इसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है और ये आगे डिवीजन में एंटर नहीं करता। तो इस तरीके से जो P53 है ये कैंसर को, मींस ट्यूमर की फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो P53 है ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब भी कोई सेलुलर स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में जो P53 है इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और इसकी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है एक्टिव फॉर्म, और जब ये एक्टिव फॉर्म में जाता है तो ये दूसरे जीन्स को एक्टिवेट करता है जैसे कि P21, और जब P21 एक्टिव फॉर्म में जाता है तो ये बाइंड करता है विद दिस सीडीकेज। कौन से सीडीकेज? जो कि G1 S फेज के सीडीकेज हैं और S फेज के सीडीकेज हैं, और इस वजह से जब ये इनके साथ बाइंड करता है तो जो सीडीकेज हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो जो सेल साइकिल है ये G1 फेज में अरेस्ट हो जाता है। नाउ अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन विच इज कॉल्ड द RB। RB को बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। नाउ जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन है जब भी इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है तो यहाँ पे जो हमारी आई का रेटिना है इसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। अब जो रेटिनोब्लास्टोमा है इसकी दो कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम्स में, और ये जो दोनों कॉपीज हैं जब दोनों की दोनों कॉपीज इनएक्टिवेट हो जाती हैं या फिर इनमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है तो तब रेटिनोब्लास्टोमा की डेवलपमेंट होती है। नाउ जो रेटिनोब्लास्टोमा है इट इज अ रिसेसिव म्यूटेंट और रिसेसिव म्यूटेशन होती है इससे। ये एक रेटिनोब्लास्टोमा की कॉपी है जो कि नॉर्मल है, मींस वाइल्ड टाइप है, और जो सेकंड कॉपी इसकी है ये म्यूटेंट है, मींस इसमें म्यूटेशन है। तो इस केस में क्या होता है कि एक कॉपी वाइल्ड है और एक म्यूटेंट है, लेकिन जो वाइल्ड टाइप की कॉपी है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, मींस कोई भी ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वाइल्ड टाइप है ये डोमिनेंट है और जो म्यूटेशन है ये रिसेसिव है। तो जब भी म्यूटेशन रिसेसिव होती है तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कॉपी ऑफ जीन। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं रिसेसिव म्यूटेंट। तो जब भी यहाँ पे एक कॉपी खराब होगी इसकी या एक में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो जो दूसरी नॉर्मल कॉपी है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी और कोई भी ट्यूमर की डेवलपमेंट नहीं होगी। नाउ जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये दो तरह का होता है। फर्स्ट इज द फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा, ये एक हेरिडिटरी कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से जो एक म्यूटेंट कॉपी है ये ऑफस्प्रिंग में पास होती है, ये ऑफस्प्रिंग है। तो जो ऑफस्प्रिंग है इसमें एक म्यूटेंट कॉपी है और एक वाइल्ड टाइप की कॉपी है। तो जो ऑफस्प्रिंग है इसमें पहले ही एक म्यूटेंट कॉपी है, और अगर इसके केस में एक भी म्यूटेशन हुई तो जो दूसरी कॉपी है ये भी म्यूटेंट हो जाएगी
और यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा मींस ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी आई में, इसे हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। सेकंड इज स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा, ये एक नॉन हेरिडिटरी कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले पर्सन में जो दोनों कॉपीज हैं ये नॉर्मल है रेटिनोब्लास्टोमा की, और जब एक बार यहाँ पे म्यूटेशन होती है तो जो एक कॉपी है ये म्यूटेंट हो जाती है और जो दूसरी है ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे अगर दूसरी म्यूटेशन होगी तो जो दूसरी कॉपी है ये भी म्यूटेंट हो जाएगी, और इस केस में जो है ट्यूमर की डेवलपमेंट होती है आई में और रेटिना में, जिसे हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर क्रिटिकल जीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ।